गात के घाव में छुपा भी लेती हूँ, चेहरे की चोट छुपाना मुश्किल होता है, बहाना बनाना मुश्किल होता है। तुम्हें एहसास नहीं, लेकिन घर के भीतर की चोट भीतर तक तोड़ देती है। बहुत कुछ टूट जाता है जब सड़क पर बचाने वाला घर में पीटता है। मेरा प्यार, मेरा विश्वास, मेरा सपना टूट जाता है। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला टूट जाता है। सब कुछ तो टूट जाता है, बस एक परिवार को टूटने से बचाने के लिए। ये कहानी हर उस औरत की है जो घरेलू हिंसा का शिकार होती है, जो घर के बाहर तो शायद असुरक्षित है, लेकिन घर में भी उसे घायल होना पड़ता है। हमारे समाज की इसी कड़वी सच्चाई, घरेलू हिंसा पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह और चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं सुनीता धारीवाल जी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं और भी कई मुद्दों पर सामाजिक तौर पर सक्रिय रहती हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र आहूजा जी। आपका भी स्वागत है सर चर्चा में। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। विजेंद्र बजाज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के और कई मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। आप विचारक हैं, आप विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जाहिर तौर पर आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। घरेलू हिंसा किस रूप में हमारी सोच, हमारे परिवार, हमारे समाज में मौजूद है? प्रारूप क्या रहता है? हाँ, घरेलू हिंसा हमारे समाज में अच्छी तरह से व्याप्त है। जहाँ तक हिंसा, घर में हिंसा है तो घर में हिंसा ऐसा नहीं है कि घर हिंसा सिर्फ पत्नी पर हो रही है, पत्नी पर भी हिंसा होती है। माँओं को भी आप पिटते हुए देख सकते हैं परिवारों में। आप परिवारों में आप छोटे बच्चों भी पिट रहे होते हैं। और महिलाओं का खास तौर पर की जो हिंसा है वो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरे अपने सामाजिक जो समाज में रहती हूँ उसके अनुमान से 90% महिलाएं जो हैं अपनी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं वो हिंसा को एक्सपीरियंस कर चुकी होती हैं। और चाहे वो युवावस्था में हैं, बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियों को भी पीटा जाता है हमारे यहाँ तो है। और बच्चियों पर सारा गुस्सा जो है वो घर की बच्चियों पर बड़ा आसानी से उतर जाता है, वो भी होता है। फिर पत्नी पर भी आसानी, आपका आसान शिकार घर में घर का एक कमज़ोर सदस्य है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके अलावा जो मैंने सेक्सुअल वायलेंस का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोगों को मैंने हमने एक सर्वे किया था, उसमें जब मैंने महसूस किया तो वो भयावह रूप जो है वो देखा तो हमारे भी रोंगटे खड़े हुए थे कि महिलाएं उस हिंसा के बारे में कहाँ किससे बात करें। और यदि अपनी सास से बात करती हैं, माँ से बात करती तो कहते कोई बात नहीं, तेरा ही तो आदमी है, कर रहा है तो क्या है, मतलब। और उसके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो रोटी ठीक दे रहा है, वो छत ठीक दे रहा है, सारी चीज़ें ठीक दे रहा है, लेकिन वो उस वक्त इतना ज़्यादा हिंसक है कि वो उसको मेंटल ट्रॉमा के बीच से वो गुजरती है, इतनी यंत्रणा, वो सारा दिन भर उसके दिमाग में वही चलता है। लेकिन वो मजबूर है क्योंकि ये बातें हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, कहीं पर कहीं बात ही नहीं करेंगे। जी नरेंद्र आहूजा जी, मतलब महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा होती रहती है, कई तरीके के कार्यक्रम चलते हैं, सरकार अपनी तरफ से कदम उठाती है, कानून बनते हैं, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है। उल्टे कई और रूप सामने आ रहे हैं किस तरीके से महिलाओं के साथ हिंसा हो। और जो घरेलू हिंसा की बात की जाए उसमें भी अपने आप में और भी कई तरीके के रूप आ रहे हैं, जिसका जिक्र सुनीता धारीवाल जी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक डिस्प्यूट तो नहीं है? नहीं, ये डिस्प्यूट नहीं है। यदि हम महिलाओं पर हिंसा की बात करें तो महिलाओं पर हिंसा क्यों होती है, इसको कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि महिलाएं अपने उस शक्तिशाली स्वरूप को ठीक वैसे ही भूल चुकी हैं जैसे कोई सिंह शावक भेड़ों के झुंड में बचपन से रहता चला आ रहा हो और अपने सिंह स्वरूप को भूल चुका हो। नर से बढ़कर नारी दो दो मात्रा भारी। अरे भाई, नारी का तो हमने उनकी शक्ति का बोध यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के मंत्र से किया है। हम तो ये मानते हैं कि जिस समाज में, विशेष रूप से हमारे समाज में, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जब ऐसी हमारी मान्यता है, हम नारी की ना जाने किस किस शक्ति रूप में पूजा करते चले आए हैं। ये तो नारी खुद ही अपने उस शक्ति स्वरूप को भूल गई। ये भूल गई कि नर से बढ़कर नारी दो दो मात्रा भारी। बस जिस दिन नारी को अपना वो स्वरूप याद आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये घरेलू हिंसा खास तौर पर महिलाओं के विरुद्ध कहीं नहीं रहेगी, आपको दिखाई भी नहीं देगी। विजेंद्र जी, आज की तारीख में हम कहते हैं कि जो पुरुष है वो पितृसत्तात्मक सोच वाला है,
लेकिन जो महिलाएं हैं वो भी तो उसी कुएं का पानी पी रही, उसी सोच में ढली हुई हैं। महिलाएं भी तो धीरे धीरे पितृसत्तात्मक हो गई हैं। और जो घरेलू हिंसा है, इसकी शुरुआत किस तरीके से माना जाए? ये सिर्फ एक पितृसत्तात्मक सोच की वजह से है, या फिर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, किसी चीज़ में आपस में सहमति नहीं बनती है, वो धीरे धीरे इस तरीके का रूप ले लेती है? पितृसत्तात्मक छोटा शब्द नहीं है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, वो इतनी वो जो संरचना बनी पितृसत्ता की, जिसमें पितृसत्ता में 3 चीज़ें ऑपरेट होती हैं जो समाजशास्त्री जिसको विश्लेषण करते हैं। पहला, पितृसत्ता में पैट्रीलिनियलिटी बोलते हैं, जिसको पितृवंशीय, वंश किससे चलेगा? पितृ से। दूसरा है पैट्रीलोकलिटी, कि शादी के बाद लड़की कहाँ जाएगी? पति के घर में। तीसरी जो बात है वो जिसको पैट्रियार्की अपने आप में कहते हैं हम, पितृसत्ता की अधिकार किसके पास होंगे, सारे सर्वाधिकार किसके पास, सत्ता किसके पास होगी? वो पति के पास होगी, मेल के पास होगी। ये 3 चीज़ें ऑपरेट, और ये लिटरेचर में भी ऑपरेट हुई हैं, सामाजिक मानदंडों में भी ऑपरेट हुई हैं, जीवन मूल्यों में भी ऑपरेट हुई हैं। उससे वीमेन जो है, महिला, एक सेकंड सेक्स कहते हैं यूरोप वाले, ठीक है, कि ये 2M दर्जे का सेक्स है, कि दूसरे दर्जे का है। वीमेन के काम को इनविजिबल हैंड कहा गया, कि ये कोई काम है, जबकि बहुत छोटे काम, कुंडी लगा दी, बर्तन धो दिए, झाड़ू लगा दी, ये कोई इनको काम में गिनते ही नहीं। डोमेस्टिक वर्क जो है, कि आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और अब जो आधुनिक जो अभी हमें बताया जो है कि महिला स्वरूप भूल गई है। महिला आज स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली साउंड है, फिर भी महिला के साथ घर में वो व्यवहार, इक्वल व्यवहार नहीं है, इक्वलिटी का। अब हुआ क्या, एक एक्शन और रिएक्शन चलती हैं। फेमिनिज्म की धाराएं चली, 3 धाराएं बोलते हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव। उसमें महिलाओं के मुद्दों को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया, और उसके रिएक्शन में पुरुषों की तरफ से भी चला है, लेकिन वो सामने से नहीं करते, वो ऑपरेट होता है सामाजिक संरचना के थ्रू, धर्म के थ्रू, साहित्य के थ्रू। सुनीता जी, आप जैसे महिलाओं के बीच रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत करते हैं, एक परिवार जिसमें घरेलू हिंसा होती है, वहाँ पर कोई ना कोई महिला प्रताड़ित होती है, वहाँ के लोगों का एक माइंडसेट किस तरीके का होता है? उस पुरुष का कैसा होता है, उन महिलाओं का कैसा होता है, और फिर वो पूरा का पूरा माहौल बच्चों के ऊपर किस तरीके से असर डालता है? कि जो महिला उसको हिंसा को सहन कर रही है, उसकी सोच होती है कि मैं जाऊंगी कहाँ अगर मैं इसको छोड़ दूंगी, मेरे पास चारा क्या है, मुझे पीछे घर में नहीं रखेंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ज़्यादातर तो ये सोच है कि मैं जाऊंगी कहाँ, मेरे पास कोई घर नहीं, मैं कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकती हूँ। तीसरा है कि जो बच्चों पर असर होता है, मैंने ये देखा है कि अगर किसी बच्चे ने अपनी माँ को पिटते हुए देखा है, उसको अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो कुछ ने उसने गलत किया है, क्योंकि उसके तो परवरिश में उसने तो अपनी आंखों से वो देखता है, और उसको बड़ा नॉर्मल ले रहे हैं, सब लोग नॉर्मल ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, अपनी बीवी को ही तो पीट रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत झगड़ा होगा। औरतों का क्या है कि वो हाथ नहीं उठा रही हैं, लेकिन वो अपनी ज़बान से हिंसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा बोल रही हैं ना, वो फिजिकली बायोलॉजिकली वी आर इंडिफरेंट, हाँ बायोलॉजिकली हम कमतर हैं, उसी का बायोलॉजिकली जो हम कमतरी है, उसी को हम आज तक हर तरीके की कमतरी में हमें फ्रेम में हमें रखा गया है। तो इसी तरीके साइंटिफिक थ्योरी ये कहती हैं कि वीमेन बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होती है, लाइफ स्पैन जो है वीमेन का ज़्यादा होता है। जी विषय भी ज़्यादा होती है। आपको 24 कलर नज़र आते हैं, हमें मुश्किल से 6-7 कलर नज़र आते हैं महिलाओं में बायोलॉजिकली, और 2 खरब न्यूरॉन माइंड में ज़्यादा होते हैं वीमेन के पुरुष के 19 खरब होते हैं, महिलाओं के 21 खरब न्यूरॉन होते हैं। बस शारीरिक बल की हम बात कर रहे हैं। सारे नहीं 3 जनजातियों की एक स्टडी है, मैं बीच में थोड़ा सा, 3 जनजातियां हैं अफ्रीका में पाई जाती हैं, उनकी स्टडी है। उनके यहाँ जेंडर रोल जो है उसकी डिफरेंट हैं। हमारा एक ऐसा है जहाँ बिल्कुल जो सामान्य हमारा समाज है, उनके पुरुष की ड्यूटी ये है बाहर की, महिलाओं की घर की हैं। वहाँ महिलाएं फिजिकली कमज़ोर हैं,
दूसरी जो चंबुली जो ट्राइब है, वहाँ महिलाओं के पास बाहर का काम है, पुरुषों के पास घर का काम है, वहाँ महिलाएं स्ट्रॉन्ग हैं। इवन मैं हरियाणा में, मैं एम वेरी प्राउड ऑफ कि हमारी जो महिलाएं हरियाणा की, उन्होंने साबित किया है कि हम शारीरिक रूप से कहीं भी कमतर नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी रेसलर हैं, जितनी हमारी बॉक्सर्स हैं, कि समाज की ये धारणा रहती है ना कि महिलाएं कमजोर हैं, कितनी पहले जिस चीज की कमजोरी माना गया है, पहले तो मैं उसी ने दिखाऊं, इसी को मैं चैलेंज करती हूँ, और उन्होंने चैलेंज किया एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ माई गर्ल्स हरियाणा। नरेंद्र आहूजा जी, जिस चीज़ का जिक्र आपने शुरुआत में किया कि महिलाओं में जो शक्ति है उसका खुद शायद महिलाओं को भी एहसास नहीं, सुनीता धारीवाल जी ने भी जिक्र किया और प्रोफेसर साहब ने भी बताया, लेकिन हम देखते हैं कि जो महिलाएं सशक्त हैं, अपने आप में उन्हें इंडिपेंडेंट माना जाता है, शायद नौकरी पेशा भी हैं, बहुत सारी औरतें वो भी इस चंगुल में फंस जाती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और साल दर साल उसे सहती रहती हैं। इसकी वजह जी दरअसल दो भ्रम हैं हम लोगों के अंदर। एक तो पुरुष प्रधान समाज की सोच का भ्रम, ये सोच संकीर्ण सोच है। तो सीधा सीधा ये है कि इस भ्रम को जब हम तोड़ेंगे कि ये पुरुष प्रधान समाज है, ये पुरुष सत्तात्मक समाज है, पुरुष से ही वंश चलता है, बेटे से ही वंश चलता है, इन धारणाओं को, इस भ्रम को तोड़ना इस समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, बेटे से वंश चलता है, किस लिए बेटे से वंश चलता है? अगर लड़का एक वंश के प्रति उत्तरदायी है तो बेटी 3 वंशों के प्रति उत्तरदायी है। अपने माता और पिता के वंश के प्रति अच्छा काम करती है, कहते हैं ना, अच्छा उसकी लड़की है, बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा अपने पति के वंश के प्रति, और तीसरा एक माँ के रूप में अच्छे संतति का निर्माण करते हुए उसके वंश के प्रति। बताइए, लड़का तो 1 और लड़की 3। लड़की की शादी एक बार करके माँ बाप लगभग निश्चिंत हो जाते हैं, और लड़का हर साल व्यापार में घाटा खाता है, नया व्यापार दोबारा शुरू करवाते हैं। जितना दहेज शायद लड़की को नहीं देना पड़ता, उतने दहेज से अधिक राशि उसके व्यापार के लिए लड़के को देनी पड़ती है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है इस समस्या के समाधान के लिए। जी, और ये समझ सुनीता जी, ये समझ कैसे आए नारी में भी, पुरुष में भी, परिवारों में भी और समाज में भी? बिल्कुल, जैसे अभी भाई ने बात की, आहूजा जी ने, प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं। सर, आई हैड बीन टू मेघालय, मातृवंशी वहाँ पर समाज है, वहाँ पर मैंने देखा वहाँ हिंसा नाम मात्र है। और अभी क्योंकि वो मानते हैं, और मैंने गहरे से वहाँ 2 महीने उन मातृवंशी समाज में बिताए हैं, मैंने देखा है कि हमारे और इस समाज में कितना अंतर आता है। वहाँ पर चूँकि बाहरी पितृसत्तात्मक जो समाज है उनका थोड़ा इंटरमिंगल हो रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर हिंसा नाम की चीज़ महिलाओं पर बिल्कुल भी नहीं। और उस पर बिल्कुल जो चीज़ें हम कहे उसका टोटली ऑपोजिट है। वहाँ पर प्रॉपर्टी है महिलाओं के नाम है, वंश जो है महिला के नाम से चलता है, सरनेम महिला का है, पति को शादी करके महिला के घर जाना है। तो ये तीनों चीज़ें ही, सारी चीज़ें जो प्रोफेसर साहब ने बताई हैं, टोटल उलट है। उसका नतीजा ये है कि महिलाएं वहाँ पर ऐसे मतलब घूम रही हैं, इतनी स्वतंत्रता से घूम रही हैं, और आप बाजारों में देखोगे, गलियारों में देखोगे, आप मोहल्लों में देखोगे, आपको महिलाएं नजर आएंगी। हम इस चीज़ को हम कैसे आत्मसात, हमारा समाज कैसे आत्मसात करे, इसको समझे? सिंपल 2 ही चीज़ें हैं, हमें अपनी बेटियों को और अपने बेटों को, दोनों की ही परवरिश में इस चीज़ को हमेशा डालना है, हमने सिखाना है। महिलाओं को भी बेटियों को भी सिखाना है कि वो हिंसा नहीं सहन करेंगी, उनको भी बताना है कि मुझे कहाँ आवाज़ उठानी है, कितनी आवाज़ उठानी है। और हमने अपने बेटों को भी हम सिखाएं कि ये हिंसा जो है ये नहीं होनी चाहिए, और उनको सिखाने से पहले हम अपने व्यवहार में लाएं कि हम ना ऐसा करें, क्योंकि बच्चा जो हम करेंगे वो उसको ज़्यादा फॉलो करेगा। हमारे कहे को बच्चे नहीं मानते हैं, हम जो करते हैं बच्चे उसको देखते हैं, उसको इम्बाइब करते हैं। एक तो ये कि हमारी परवरिश में वो चीज़ें आनी चाहिए कि हम इस तरीके की हिंसा और ये सब चीज़ें ना। दूसरा है कि हिंसा बच्चा करता कब है ना, उग्र कब होता है, क्या फिर वो अलग एक परिदृश्य वहाँ पर भी एक अलग है कि हम उनकी उस प्रॉब्लम को डील कर पा रहे हैं, हमारा संवाद उनके साथ सही है, हमारा बेटियों के साथ क्या संवाद है, हमारा बहुओं के साथ कितना संवाद है। तो जब संवाद की जहाँ भी कड़ी टूट जाती है तो उसको बताने वाला भी नहीं है कोई। और फिर ये है कि हमारे समाज में तो आज भी, चाहे हम कितना मर्जी हम पढ़ लिख जाएं, हम बहुत प्रोग्रेसिव हमारी स्टेट है, मैं ये नहीं कहती, हमने बहुत कुछ बदला है हमारे अंदर,
लेकिन उतना भी नहीं बदला है जितने की बदलने की ज़रूरत थी। आज भी ये है कि अगर कोई बेटी या महिला घर में ऊंची शब्दों में बात करती है, आवाज़ उठाती है, तो उसके ऊपर तो बहुत सारे लांछन ही है ना कि मुंह खोला कैसे खोला। एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से कहीं कोई महिला लीड कर रही है तो वो मतलब चर्चा का विषय है, वो अपने आप में पता चल जाता है कि इस पूरी फैमिली में, इस पूरे गांव या शहर में एक महिला ऐसी है। हमारे गांव में हमारे यहाँ क्या होता है, पंचायतें होती हैं, हमारी बिरादरियों की पंचायतें होती हैं, हमारी गोत्र अलग पंचायतें होती हैं, और ये छोटे छोटे घरेलू मामले निपटाने के लिए भी हमारे यहाँ तो पंचायतें होती हैं। और उस पंचायत में यदि कोई महिला अपनी तरफदारी, अपनी वकालत कर ले तो उस महिला जैसा तो चरित्रहीन कोई नहीं है जी। तो वो जो है ना कि इसकी तो शर्म इतनी उतर गई है तो खड़े होकर यहाँ भी बोल रही है, तो ये घर में अच्छा, जाके इसमें थोड़ा सा ये भी जोड़ दीजिए, जो घरेलू हिंसा के मामले होते हैं और महिला उसका विरोध करती है तो एक सबसे बड़ा और सबसे पहला लांछन यही लगाया जाता है कि चरित्र खराब है। चरित्र खराब है, और उसके ये लगे कि इसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बुरे घर की है। उसके घर वालों को भी लताड़ वहीं से शुरू हो जाती है ना कि वो कहते हैं माड़े घरों की आई है और ये ऐसे ऐसे घर की है, तभी इतनी आवाज़ उठा रही है, तभी है, नहीं तो अच्छे घर की होती तो सहन ना करती, रहती इसके साथ। तो वो सारी चीज़ें है ना, मतलब हम उसको फोर्सिबली हम उसको स्वीकार करा रहे हैं, अगर कोई नहीं भी कर रही है तो भी हम करवा रहे हैं उसको कि भाई हाँ, क्योंकि मेरे तो तुझे अपने बाप की शर्म नहीं है, तुझे अपने रिश्ते बस घर बार की शर्म नहीं है ना। तो वो उसके साथ उसी प्रताड़ना में उसका पूरा परिवार, माँ बाप, भाई सब शामिल हो जाएंगे, वो सबके सब इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। जी प्रोफेसर साहब, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है, ये एक सामाजिक पहलू है अपने आप में, लेकिन इसका अपने आप में कानूनी पहलू भी तो है, और इसी वजह से 2005 में जो घरेलू हिंसा का एक्ट है उसे और मजबूत किया गया। उसमें कई सारे नए प्रावधान जोड़े गए, यहाँ तक कि अगर कोई महिला इस तरीके की शिकायत करती है तो उसे वकील तक करने की ज़रूरत नहीं, उसकी पैरवी सरकार की तरफ से की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो तय किया जाएगा वो सारी की सारी कार्रवाई करेगा। शेल्टर होम्स तक का प्रावधान किया गया है। कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि जैसे घरेलू हिंसा के बाद आमतौर पर ये होता है कि घर से निकाल दिया जाता है, घर से नहीं निकाला जा सकता, वो घर चाहे पति का हो या फिर इन लॉज का घर हो। तो इस तरीके के तमाम प्रावधान किए गए हैं। क्या ये एक रास्ता हो सकता है कि इन कानूनों को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए? मैं इस मामले में बिल्कुल विरोध करता हूं इस बात का कि कानून से सामाजिक स्तर पे कोई परिवर्तन आ सकता है। जब दिल्ली रेप कांड हुआ था तब ये कहा कानून कमज़ोर है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कानून मजबूत बना दिया गया, बहुत ज़्यादा टाइट, और सज़ा भी हुई, इम्प्लीमेंट भी हुआ, लेकिन घटनाएं नहीं रुकती कानून से। दूसरा जो परिवार के मैटर हैं, वो जब फॉर्मल लॉ के और कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो लौटने के रास्ते रुक जाते हैं। एक ये विश्वव्यापी घटना है, हमारे ही समाज में नहीं पाई जाती, पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह। दूसरा, एक प्रोफेसर साहब जो इस बात को बार बार कह रहे थे कि वीमेन अपने रूप को नहीं जानती है, इसको हम समाज शास्त्र में फैलोगोसेंट्रिज्म बोलते हैं कि वीमेन जो है हमेशा पुरुष केंद्रित होती है। इस पे हमने अभी रिसर्च किया तो हायर एजुकेशन में जो प्रोफेसर्स हैं लेडी, जो हाईएस्ट पेड जॉब है इंडिया में, सिविल सर्विस और प्रोफेसर्स, लेडी प्रोफेसर्स का सर्वे किया हमने ये जानने के लिए क्या इनमें भी फैलोगोसेंट्रिज्म है। 90% प्रोफेसर महिलाओं में फैलोगोसेंट्रिज्म पाया गया, पुरुष केंद्रित हैं। उन वो शोषण को इसलिए सहन करती हैं क्योंकि वो स्त्री हैं। बड़ी बहन छोटे भाई के कपड़े इसलिए धोती है कि बड़ी बहन है, बड़ा भाई ना छोटी बहन के धोता है, ना छोटा भाई बड़ी बहन के धोता है। ये फैलोगोसेंट्रिज्म है। तीसरी बात जो सुझाव की जहाँ तक बात है, एक और मैं छोटी सी बात कह दूँ कि जब हम सर्वे करने चलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो एक फेमिनिस्ट मेथड हैं कुछ, उनमें से एक ये टैक्ट बोलते हैं इसको, कि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कभी भी डायरेक्ट जो सफरर है उससे नहीं पूछना, वो बताएगी नहीं, बाहर पड़ोसी से पूछो, पड़ोसन बता देगी ये पिटती है। अब मैंने ऐसा देखा, मैं जब पीएचडी मेरी वीमेन स्टडीज़ पे काम था, कि एक महिला बहुत बड़ी पोस्ट पे, उसका हस्बैंड कभी कभी आते थे, वो उनके सामने वाले आदमी ने बताया कि ये भाई महिला डोमेस्टिक वायलेंस की सफरर है। मैंने
कहा ये इतनी दबंग महिला है, ऐसा कैसे हो सकता। बाहर ऑरा था उनका और पर्सनैलिटी गजब। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सामने घर में वो दूसरा आदमी जो मेरा मित्र था उसने कहा कि आप आइए, आज इनके हस्बैंड आए हुए हैं। सवेरे घर के बाहर, रात को झगड़ा हुआ उनका, सवेरे घर के बाहर पीटा उसको। तो क्लास भी मायने नहीं रखती। इसके लिए शिक्षित करना, लड़कों को शिक्षित करना पड़ेगा, लड़कियों को नहीं। उनको कुछ नहीं कहना तुम एम्पावर हो ना हो, लड़कों को सिखाओ महिला से कैसे बिहेव करना है, महिला का कितना सम्मान होना चाहिए। शादी के दिन अपने बेटे को सिखाओ कि तुमने इसकी रक्षा का प्रण लिया है। लेकिन जो एक आदमी है जो इस तरीके का काम करता है और एक महिला है जो इसकी शिकार है, एक समाज है जिसमें ये बीमारी व्याप्त है और जिस तरीके की शुरुआत की हम लोग बात कर रहे हैं वो शुरुआत नहीं करना चाहता वो, ऐसे समाज में अल्टीमेटली होता क्या है? या तो कानून मामला जाता है, पंचायत के कहने से शायद ये मामले नहीं सुलझते हैं, तो फिर अल्टीमेटली जाता है तलाक, सेपरेशन। क्या ये एक समाधान हो सकता है? ये समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बात को थोड़ा सा पीछे से लेता हूँ, जहाँ यहाँ बात आपने पहले प्रश्न पर छोड़ी थी कि क्या ये घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो बना अधिनियम है, कानून है, ये कितना प्रभावी है, क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस कानून को कैसे लागू किया जाना है उस प्रक्रिया पर मतभेद हो सकता है, लेकिन ये कानून लागू किया जाना है, इस पर कोई मतभेद नहीं, क्योंकि ये एक हथियार बन जाता है एक नारी के हाथ में, उस अबला के हाथ में, उस पीड़िता के हाथ में जो स्वयं को इससे बचाना चाहती है। और इसे हथियार ना बनाया जाए ये सोच करके कि परिवार टूट जाएगा, तो शायद हम कहीं ना कहीं एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं घरेलू हिंसा को। नारी को कहते ना ना ना, देख तेरा घर टूट जाएगा, देख तेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, अरे देख देख ना ना ना, अरे ये करेगी तो तेरे ऊपर चरित्रहीन होने का आरोप लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जबकि सच्चाई ये है कि यदि एक बार नारी इस हथियार को उठा ले, केवल मात्र उठा ले, तो भी पुरुष चुपचाप घर पर अपने स्थान पर अपने सम्मान की रक्षा के लिए बैठ जाएगा। हम कानून बनाए जा रहे हैं। इवन हमारे नागरिकों ने ये मान लिया कि सरकार कानून बनाने के लिए ही होती है, कानून पढ़ाया नहीं जाता। ये अकेला ऐसा मुल्क है जिसके स्कूल में बच्चों को नागरिक शास्त्र, नागरिक अधिकार, बच्चे को ये नहीं पता होता हत्या करने से कितनी सजा होती है। लड़कियों को ये नहीं पता तुम्हारे राइट के लिए ये एक्ट बना है, क्योंकि पढ़ाई नहीं, कानून की किताबें ही नहीं है स्कूल में, लगाई ही नहीं। सिर्फ आप ग्रेजुएट करिए फिर लॉ करिए तब आपको कानून का पता। मैं थोड़ा सा इसमें अंतर डालूं। इतना सम्मान तो करिए। नारी शब्द कहना, नारी पूज्य के क्या है वो, ये कहना शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन पूजा नहीं होती। पूजा होती है देवी बना के मूर्तियों की, स्त्री की नहीं होती। मैं यहाँ थोड़ा सा अपने विचार अलग रखता हूँ। जानकारी लेना और जानकारी देना ये दो अलग विषय हैं। आप पढ़ाते समय कितनी जानकारी दे रहे हैं, मैं पढ़ते समय कितनी जानकारी ले रहा हूं, ये तो सिलेबस में ही नहीं है सर। लेना देना तो सिलेबस में ही नहीं है। लॉ हमारे हो सिलेबस सकता में है एक बाहर खिड़की के बाहर देखता रहेगा, आप पढ़ाते रहे, बहुत अच्छा पढ़ाते रहे, लेकिन वो खिड़की से बाहर देख रहा है, उसने नहीं सुना कुछ भी। तो ऐसा नहीं है जो एक बार लॉ तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। वो तो चाहे खिड़की के बाहर खड़ा हो या कमरे के। मैम कंक्लूजन पॉइंट। आहूजा साहब, ज्ञान बच्चा जो हमारे स्कूल में आ गया वो तो रॉ है, उसको तो हमको ही देना है। उसको हमने उसकी परवरिश में, उसको अपब्रिंगिंग में हमने डालना हाउ टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, है ना। उसको ज्ञान बटोरने के लिए ही तो हम स्कूल में भेजते हैं। जो जिस स्तर पर जिस तरीके की समस्या है, हमें उसी तरीके से अपने करिकुलम में हमें उन चीज़ों को भी डाल लेना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब वो पढ़ा है तो उन्होंने घर में जाकर अपने माँ बाप को बोला है कि इससे पता है आपको इतनी सज़ा होती है, इससे पता है आपको ये चीज़ें हो जाती हैं, आपको पता है मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। इवन मुझे छोटे बच्चों ने ये भी बोला कि मैम जब उनको पता चला कि पापा मारते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे इकट्ठा होकर के अपने उस बच्चे के बाप के खिलाफ पुलिस थाने चले गए। मारता है कि इसका पापा जो है मारता, और मारना गलत होता है। ये हमारे एजुकेशन का हिस्सा है कि बच्चों में इतनी अवेयरनेस आई।
तो मुझे ये लगता है कि हाँ, हर चीज़ का महत्व है, जानकारी का महत्व है, सूचना का महत्व है। तो ये हमारे और ये बड़े सुझाव हैं। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर्दे के पीछे हो और चार दीवारी में हो, उसका समाधान हो सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। इजाज़त चाहेंगे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए ये संदेश सुनना बहुत ज़रूरी है। ये सुनिए ज़रा। हरियाणा में तो घरेलू हिंसा एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। मैंने खुद सुना था कि हमारे पड़ोस में से एक आवाज़ आ रही थी महिला की रोने की। मैं काफ़ी सालों बाद आया था घर पे, तो मैंने पूछा हमारे घर पे कि ये क्या हुआ है, तो बोले ये तो रोज़ का काम है, ये रोज़ आया कर अपनी मुँह नपी टैग रहे। तो इतना कैजुअल था कि पड़ोस से इतनी कंटिन्यू एक महिला की रोने की आवाज़ आ रही है और दूसरे पक्ष जो हैं वो छुड़वाने भी नहीं जा रहे हैं, बीच बचाव करने भी कोई नहीं जाता है, वो बल्कि उनको लगता है तो लाइफस्टाइल है। और आई थिंक ये हर दूसरे गांव में तो रूटीन ही है, शहरों में भी है ऐसा, लेकिन गांव में थोड़ा ज़्यादा है ये कि इवन कई बुजुर्ग भी इसको बहुत लाइटली लेते हैं, कहते रहे बहू मैं कहते हो आप महीने के भीतर में हाथ काट दे रहा करो, है ना, ऐसी एडवाइस भी देते हैं हमारे कुछ बुजुर्ग। शायद उन्होंने ऐसी ही ज़िंदगी देखी होगी, इसलिए उनको ऐसा फार्मूला लगा होगा। क्योंकि हमने एक बड़े वर्ग को अपना स्लेव बना के रखा, और स्लेव को हम चाहते हैं कि स्लेव को किसी ढंग की फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। स्लेव कभी हमारे सामने खड़ा होकर बात ना करे, स्लेव कभी भी हमारी अपनी इच्छा ना जताए, हमारी इच्छा के हिसाब से ज़िंदगी जिए। तो ऐसी स्लेवरी के ख़िलाफ़ और ऐसी इस इशू के ख़िलाफ़ हमने एक जिंगल के द्वारा इस अपनी बात कहने की कोशिश की है। हम चैनल की तरफ से ये कैंपेन चलाएंगे घरेलू हिंसा के खिलाफ। सुनिएगा। चीख अजन्मी बेटी की जहनों में सुनाई देती है, कहीं जलती हुई दुल्हन घर के आंगन में दिखाई देती है, कहीं उत्पीड़न का शिकार हुई, कहीं रुसवा सरे बाजार हुई, कहीं बेटी है तो बहन कहीं रो रो के दुहाई देती है। रोको इस जुल्म की आंधी को, रोको रोको तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। महिलाओं के साथ घर घर में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए।